नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। देश में प्राकृतिक खेती को भी दिया जा रहा है बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट। 5 बड़े गौ अभयारण्य खोलने की घोषणा। पहाड़ी गाय के संरक्षण को खोला जाएगा फार्म। मध्य प्रदेश के हाट पिपलिया कृषि उपज मंडी में 3 दिवसीय कृषि जैविक मेला शुरू। राज्य कृषि मंत्री ने कहा, जैविक खेती से किसानों की बदलेगी तकदीर। देवास में 1,30,000 हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो उद्यम सिंचाई योजना को सरकार ने किया है मंजूर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीक और जमीनी स्तर पर लोगों से पूरा सहयोग लिया जा रहा है। 2024 तक जल जीवन मिशन में हर घर को नल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 93% परिवारों को पानी पहुंच चुका है। 15 अगस्त 2019 जब आया, जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने हर घर जल जीवन मिशन की घोषणा कर दी। पर यह कहा कि जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और इसका कैलेंडर बनाया। वो कैलेंडर मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कोरोना की इस महामारी के बीच में जो संकल्प की ताकत के साथ जो हमने सफलता अर्जित की है, उसका प्रमाण हम सबके सामने जानकारी में आ सके। गोवा ने कहा कि हम 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उसने हर घर जल पहुंचाकर 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2021 में जो राज्य थे उसमें तेलंगाना, 3 यूटी, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और दमन दीव, उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2022 में राज्य चिन्हित है, 2023 में चिन्हित है और 2024 में ये बैकअप बना हुआ है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है और हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक देश इसमें स्वावलंबी हो जाए। देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया में अभी 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोषित हुआ है। हम सर्वाधिक तरीके से दुनिया की मांग की पूर्ति कर सकते हैं मोटे अनाज की, लेकिन जैविक खेती के लिए हिमाचल जैसे राज्य शीर्ष स्थान रखते हैं देश के भीतर। लेकिन कभी ना कभी उसके मूल्यों को लेकर या उसके सप्लाई चेन को लेकर हमेशा चुनौतियां रही हैं, जो बात मैंने पहले आपके सामने कह दी है। और साथ में ये लक्ष्य है कि 2023 में दुनिया में मोटे अनाज की सप्लाई और उसकी मांग, उन दोनों के बारे में भारत क्या स्वावलंबी हो सकता है, क्या हम अपना काम कर सकते हैं। और इस बजट में अगर आपने ध्यान दिया हो कि गंगा के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर जैविक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है कि वहां पर कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होगा। और ये सिर्फ गंगा के किनारे नहीं है, आगे देश की तमाम नदियों के किनारों पर जैविक खेती के अभियान को लिया गया है। और ये जो रोड मैप है, ये आजादी के 100वें वर्ष तक हम प्राप्त करें, ये लक्षित कार्यक्रम इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में गौ सदनों के अलावा 5 और बड़े गौ अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने की घोषणा सरकार के बजट में हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश बजट के दौरान इसकी घोषणा करते हुए कहा कि निजी गौ सदनों में आश्रित गौ वंश के लिए दिए जाने वाले 500 रुपए प्रति माह के अनुदान को बढ़ाकर 700 रुपए किया जाएगा। इस व्यवस्था को अब गोपाल के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए शिमला के दत्तनगर तथा मंडी जिला के चक्कर में 50,000 लीटर क्षमता के 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की घोषणा की। वहीं सीएम ने वर्ष 2022-23 के लिए दूध खरीद मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी का भी ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक बजट में पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस चलाई जाएंगी, जिन पर 7 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पशुपालकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। वहीं पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण बैकयार्ड भेड़ विकास योजना के तहत 2000 भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिस पर 12 करोड़ खर्च होंगे। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हाटपिपलिया कृषि उपज मंडी में 3 दिवसीय कृषि जैविक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैविक खेती से किसान भाइयों की तकदीर बदलेगी। किसान भाई जैविक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि देवास जिले में 1,30,000 हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो उद्यम सिंचाई योजना को प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। इससे विकासखंड बागली और हाटपिपलिया के किसान लाभान्वित होंगे। योजना से देवास विकासखंड के भी कुछ गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि किसान गौवंश को पालें और गोबर एवं गौमूत्र का प्राकृतिक खेती में उपयोग करें। किसान भाई एफपीओ बनाएं, किसानी के साथ साथ व्यापार भी करें। कृषि जैविक मेला 6 मार्च तक रहेगा। कृषि जैविक मेले में किसानों को शासन की योजनाओं, खेती की नई तकनीक और जैविक खेती के संबंध में जानकारी दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती के लाभ बताए जाएंगे और जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान देने के साथ पूरे देश में रासायनिक पदार्थ मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी अब प्राकृतिक खेती की जा रही है। इस संदर्भ में वाणिज्य मंत्रालय की इकाई एपिडा ने शुक्रवार को कहा कि वे निर्यात करने की अपार संभावना वाले विदेशी बाजारों में प्राकृतिक कृषि से प्राप्त उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। एपिडा ने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उपभोक्ता प्राकृतिक तत्व की उपस्थिति वाले खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं की अधिक मात्रा में मांग भी कर रहे हैं। भारत का चीनी निर्यात अनुमान इस वर्ष के लिए संशोधित कर 7.5 मीट्रिक टन किया गया। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा ने बताया कि भारत चालू सीजन में 75 लाख टन चीनी का निर्यात करेगा, जबकि पहले अनुमान लगाया गया था कि 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ शासन ने 5 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 47 करोड़ स्वीकृत 5 सिंचाई योजनाओं के पूरा होने से 3,372 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। कोरबा जिले के नगोई यानी कटोरी के लिए 3,95,51,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है और नगोई योजना के पूरा होने से 145 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। चेरा के लिए 6,22,52,000 रुपए की स्वीकृति 270 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और दुर्ग जिले के आमनेर, मोती नाला और माइनर नहरों के रिमॉडलिंग तथा लाइनिंग कार्य के लिए करीब 18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और दुर्ग योजना के पूरा होने से 1,741 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। पाटन की भिलाई डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनर नहरों का जीर्णोद्धार के लिए 13 करोड़ 61 लाख स्वीकृत किए गए हैं और योजना के पूरा होने से 1,216 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के नरहरपुर की टूरी व्यपरिवर्तन योजना के मरम्मत कार्य के लिए 5 करोड़ 57 लाख स्वीकृत किए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में बांस की खेती किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। केंद्र सरकार बांस की कटाई पर रोक पहले ही हटा चुकी है, जिससे किसानों के लिए बांस की खेती व्यापारिक उद्देश्य के साथ की जा सकती है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर में राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है। बांस की खेती किसी भी भूमि पर की जा सकती है, खासकर अनुपजाऊ भूमि पर, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सकती है। अक्सर किसान इसकी खेती उन भूमि पर करते हैं जहां पर दूसरी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है।
इसको देखते हुए राज्य सरकारें भी बांस की खेती के लिए ऐसी भूमिका चिन्हित करने लगी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस की खेती के लिए जिलों का चयन कर लिया है। इन जिलों में बांस की बड़े पैमाने पर रोपाई की जाएगी तथा इसके लिए किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के 3 जिलों का चयन बांस उत्पादन के लिए किया है। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य बांस मिशन में हरदा, देवास और रीवा जिले का चयन कर 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। और अब बात करते हैं एक अनोखे बागीचे की। अभी तक आपने आम और अन्य फूलों के बागीचे के बारे में सुना होगा या फिर आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस बागीचे के बारे में बताने जा रहे हैं उसका अंदाज़े बयां ही कुछ निराला है। ये बागीचा है तितलियों का बागीचा। चौंक गए ना सुनकर? हम भी चौंक गए पहली बार जब हमें इसके बारे में पता चला था। इस अनोखे और सुंदर बागीचे को बनाया है तितलियों पर शोध करने वाले पुणे के एक प्रोफेसर ने। उन्होंने अपनी छत पर तितलियों का बागीचा बनाया है जिसकी खूबसूरती तस्वीरों के जरिए बयां होती है, शब्दों के जरिए नहीं। अब तितली के बागीचे की विशेषता भी तो सुनिए। ये बागीचा पूरी तरह तितलियों के वातावरण के अनुरूप है। यहाँ पर तितली की 50 से ज्यादा रंग बिरंगी, दिल मोहने वाली और जिंदगी में नई उमंग और तरंग भर देने वाली प्रजातियां भी मौजूद हैं। और इन खूबसूरत तितलियों को देखने के बाद आइए जान लेते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल में भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। वहीं इन दिनों देश भर में रबी मक्का की बुआई चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3,24,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज महज 3,16,50,000 टन ही रही थी।
इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं मूंगफली की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 9,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 5,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर ही रहा था। और आइए बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और जान लेते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का कैसे रखें ध्यान। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे सब्जियां और फसलें भी बदल रही है। ये मौसम गर्मियों के मौसम की सब्जियों की बुआई के लिए खास है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सतपुड़ा पठार क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखे। मध्य प्रदेश के विंध्य पठार इलाके में टमाटर, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की पौध तैयार करने का काम करे। साथ ही गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में अगेती चने की कटाई जारी रखे। दक्षिणी गुजरात के किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई समय पर करते रहे। वहीं उत्तरी गुजरात में जीरे और सरसों की कटाई का काम करें। साथ ही आलू की खुदाई और अरंडी की तुड़ाई का काम भी करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ग्रीष्मकालीन तिल, मूंग और उड़द की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियां भी लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा पत्तेदार सब्जियां बोए। यहाँ बस्तर पठार इलाके में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की रुपाई का काम करे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भिंडी भी बोने का समय है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार क्षेत्र में जिमीकंद या सूरन की बुआई भी कर सकते हैं। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे।
लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने मोर्चा संभाला हुआ है। स्लोवाकिया से 209 भारतीय नागरिकों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर शनिवार सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचा। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से भी भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। रोमानिया के सुशवा से भारतीय छात्र शनिवार सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने एयरपोर्ट पर भारतीयों की अगवानी की। रूस की संसद ने फेक न्यूज को लेकर कड़े कानून का ऐलान किया है। संसद में पारित इस नए कानून में सेना के खिलाफ जानबूझकर फेक न्यूज फैलाने पर 15 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इस कानून के ऐलान के बाद बीबीसी ने कामकाज अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। रूस ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई क्लिस्टेसिया ने रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर वहां संचालन बाधित होता है तो आसपास रहने वाले हजारों लोग खतरे में पड़ जाएंगे। नाटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को खारिज कर दिया है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यह कदम उठाने से एक व्यापक और क्रूर यूरोपीय युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन न घोषित करने के नाटो के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नाटो के इस फैसले ने रूस को बमबारी जारी रखने के लिए ग्रीन लाइट दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार में शनिवार को अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 7वें चरण में 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 178.52 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 413वें दिन 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। वे 52 साल के थे। शेन वॉर्न सर्वकालिक महान लेग स्पिनर में से एक थे। वॉर्न का निधन थाईलैंड में हुआ। इसका कारण हृदय आघात बताया जा रहा है। वॉर्न ने 1995 से 2007 के बीच 145 टेस्ट और 194 वनडे खेले। दोनों फॉर्मेट में मिलाकर उन्होंने कुल 1001 विकेट हासिल किए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।